हाय एवरीवन। मैं सबसे पहले आप सभी को वेलकम करना चाहता हूं डैज़लिंग करियर प्लेटफॉर्म पे। आज इस लेक्चर में हम करेंगे क्या? आज इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं क्वेश्चंस हम क्यों सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस क्या हम गेट एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलना चाहिए इसलिए हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं क्या? तो क्वेश्चन सॉल्व करने का बेसिक पर्पस मार्क्स नहीं है सर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है वो है कॉन्सेप्ट में और ज्यादा क्लैरिटी डेवलप करना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करना। इसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको ये डेफिनेटली एग्जाम में मार्क्स निकालने के लिए हेल्प करेंगे, पर जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसका एक तरह से एप्लीकेशन इंप्रूव होता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, और एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप गेट डेटा साइंस एआई का या फिर गेट कंप्यूटर साइंस का फुल सिलेबस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए 7680921514। आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे फुल सिलेबस प्रिपरेशन बहुत ही अफोर्डेबल फी लेकर मैं आपको कराऊंगा, बहुत ही कम से कम फी लेकर। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या है सर? क्वेश्चन 2। ओके, इन लीनियर रिग्रेशन minimizing a trade-off between training error and model complexity usually allow us to obtain a model with lower test error than just minimizing training error। जैसे यहाँ पे देखो क्या बताया गया है। अगर आप लीनियर रिग्रेशन में ऐसा कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज कर रहे हो, ऐसा कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज कर रहे हो जो डेटा फिटिंग में भी हेल्प कर सकता है, ट्रेनिंग एरर को भी कम कर सकता है, साथ ही साथ मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी भी इंप्रूव कर सकता है। और मैंने आपको बताया था जितना कॉम्प्लेक्सिटी आप इंप्रूव करोगे, मतलब रेड्यूस करोगे, और साथ ही साथ डेटा को भी फिट करने की कोशिश करोगे, उसका एडवांटेज कहां पे मिलता है सर? अनसीन डेटा पे, मतलब टेस्टिंग डेटा पे मिलता है। तो वही उन्होंने लिखा है, यूजुअली अलाउ अस टू ऑब्टेन अ मॉडल विथ लोअर टेस्ट एरर। राइट, आपका टेस्ट एरर इंप्रूव होगा मतलब क्या? अनसीन डेटा पे आप अच्छा परफॉर्म करोगे, उसका मतलब क्या है कि लो टेस्ट एरर लोअर होगा। राइट, मतलब अगर आप सिर्फ ट्रेनिंग एरर को ही मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, मतलब अगर आप सिर्फ, जैसे मैं यहाँ पे लिख के बताता हूं, अगर आपका कॉस्ट फंक्शन है सिर्फ सम ऑफ स्क्वायर एरर, सम ऑफ स्क्वायर एरर, ठीक है, और आप इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए आपका डब्ल्यू वेक्टर ढूंढ रहे हो, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल मिले। तो ट्रेनिंग डेटा सेट पे तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे, पर अनसिन डेटा पे आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उन्होंने वही बताया, अगर आप आपका कॉस्ट फंक्शन में अगर यहाँ पे पेनल्टी वाला टर्म ऐड कर दो, पेनल्टी टर्म ऐड कर दो, तो होगा क्या कि मॉडल का कॉम्प्लेक्सिटी आप कंट्रोल कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, जिससे होगा क्या? अनसीन डेटा पे आप अभी अच्छा परफॉर्म करोगे। जो भी आप डब्ल्यू वेक्टर ढूंढने वाले हो, जो भी आप पैरामीटर वेक्टर ढूंढने वाले हो, उसके हेल्प से जब आपका मॉडल बनाओगे, आपका मॉडल बेहतर होगा। राइट, वो ज्यादा अच्छा ट्रेंड कैप्चर कर पाएगा डेटा सेट में का। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि वो अनसीन डेटा अपने टेस्टिंग डेटा पे भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, तो टेस्टिंग एरर रिड्यूस होगा, लोअर होगा। राइट, तो वही उन्होंने बताया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली ट्रू है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ट्रू है। ओके, अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपका क्वेश्चन 3 समझिए। ओके, ट्रू फॉल्स वाला ही क्वेश्चन है। व्हेन लैम्डा इक्वल टू 0 वी रिकवर ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन वाला मॉडल। ठीक है, जैसे कि आपका कॉस्ट फंक्शन क्या होता है सर? यहां पे मैं लिख लेता हूं, सम ऑफ स्क्वायर एरर, राइट, प्लस पेनल्टी। अगर आपने लैम्डा इक्वल टू 0 कंसिडर कर लिया है तो आपका पेनल्टी वाला टर्म तो गायब हो जाता है। तो आपका डेफिनेटली, अगर आप इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करने वाले हो तो आप ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन की बात कर रहे हो। इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज लेस देन नंबर ऑफ फीचर्स, एन क्या इंडिकेट करता है? ऑब्जर्वेशन। डी क्या इंडिकेट करता है? फीचर्स। देन एक्स ट्रांसपोज एक्स does not have an inverse
एन एस्टिमेटेड डब्ल्यू हैट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये हमने देखा हुआ है, राइट? एन लेस देन डी का मतलब क्या है? एन लेस देन डी का मतलब क्या है? एन लेस देन डी का मतलब है कि आपके पास फैट मैट्रिक्स होने वाला है। जब भी आपके पास फैट मैट्रिक्स होता है, आप क्या देखते हो कि आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। आप क्या एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो सर आपके लीनियर रिग्रेशन में? क्योंकि आप देखिए लैम्डा इक्वल टू 0 कंसिडर किए हो, तो आप रिच रिग्रेशन की बात नहीं कर रहे हो, आपके लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हो विदाउट पेनल्टी। सिस्टम क्यों क्या होता है सर उस केस में? एक्स ट्रांसपोज एक्स डब्ल्यू हैट इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई। अगर आप यहां पे बोल रहे हो कि आपके डब्ल्यू हैट का आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या है कि आपके इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपके एक्स ट्रांसपोज एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब आप देखोगे वो जीरो दिखाई देगा, तो यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता सर। ये राइट है स्टेटमेंट कि एक्स ट्रांसपोज एक्स मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, इसका ही मतलब है कि एक वेल डिफाइंड सॉल्यूशन नहीं है, उसमें से आपको चूज करना पड़ता है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक वेल डिफाइंड डायरेक्ट वन एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये भी बात ट्रू है। ये बात भी क्या है सर? ट्रू है। मैं होप कर रहा हूं कि मैं जिस लेवल पे आपको विजुअलाइजेशन देता हूं, कॉन्सेप्ट का फील देता हूं, वो आप इंजॉय करते हो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट रेगुलराइजेशन पैरामीटर लैम्डा? लैम्डा इज द ट्यूनिंग पैरामीटर। डेफिनेटली हम अपने मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो एक ट्यूनिंग पैरामीटर तो है दैट डिसाइड्स हाउ मच वी वांट टू पेनलाइज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर मॉडल। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर मॉडल का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर मॉडल। आप कितना कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो या फिर आप कितना सिंपल बनाना चाहते हो, वो कौन डिसाइड करता है सर? आपका लैम्डा ही तो डिसाइड करता है। तो आपका ये स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है कि आपके मॉडल का कितना उसमें कर्व्स आएंगे, कितना फ्लेक्सिबल होगा आपका मॉडल, वो लैम्डा ही तो डिसाइड करता है रिज रिग्रेशन में। तो डेफिनेटली ये बात सच है। लैम्डा इज यूजुअली सेट यूजिंग क्रॉस वैलिडेशन। ये मैंने आपको बताया था, एग्जैक्टली कैसे ढूंढते हो आपको बताया नहीं हूं, पर अभी के लिए तो एज अ फैक्ट की तरह एक्सेप्ट करिए कि लैम्डा का वैल्यू जनरली प्रैक्टिकल पर्पसेस में हम क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक यूज करके निकालते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। आपका स्टेटमेंट ए भी ट्रू है, आपका स्टेटमेंट बी भी ट्रू है। ओके, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, क्योंकि मैंने भी गिन के नहीं लाए हैं। ओके, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं डेफिनेटली रीड करूंगा, पर सबसे पहले मैं आपका कॉस्ट फंक्शन यहां पे लिखना चाहता हूं, जो आप ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन में लिखते थे। वो कैसे दिखता था सर? समेशन आई इक्वल टू 1 टू n y माइनस y हैट द होल स्क्वायर, ऐसा लिखते थे। इस सेम कॉस्ट फंक्शन को आपने मैट्रिक्स मेथड में लिखना सीखा था। कैसे लिखा था सर आपने? y माइनस एक्स डब्ल्यू इस वेक्टर का नॉर्म स्क्वायर, राइट? ये जो आपका अंदर वाला वेक्टर है, इसका नॉर्म स्क्वायर मैंने आपको मैट्रिक्स मेथड में आपके इस कॉस्ट फंक्शन को इस तरह से लिखना सिखाया है। ये हम देख चुके हैं सर। ओके, तो जब आप यहां पे ऐसा कुछ करने वाले हो, लैम्डा लैम्डा बाई 2 कंसीडर मत करिए, लैम्डा कंसीडर करिए। समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके डी फीचर्स के लिए डब्ल्यू आई स्क्वायर। ठीक है, आपके इस पार्ट को आप कैसे सोच सकते हो? W1 स्क्वायर, W2 स्क्वायर, W3 स्क्वायर अप टू WD स्क्वायर। आपके पास जितने फीचर्स थे उतने यहाँ पे आपके पैरामीटर्स हैं, उन्हें आप स्क्वायर करके सम कर रहे हो, राइट? उन्हें आप स्क्वायर करके सम कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैं इस पार्ट को यहाँ पे लिख के बताता हूँ। समेशन आई इक्वल टू 1 टू डी WI स्क्वायर कैसे दिखाई देगा? W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर प्लस W3 स्क्वायर, ऐसे आप सोचते जा सकते हैं अप टू WD स्क्वायर।
ये सब क्या है सर? W1, W3, WD, ये सब क्या है? आपके W वेक्टर, जो आपका पैरामीटर वेक्टर है, उसके कंपोनेंट्स हैं, राइट? जो आप W वेक्टर ढूंढ रहे हो उसके कंपोनेंट है W1, W2, W3 अप टू WD। आपके D कंपोनेंट्स है। अगर आपके पास D फीचर्स हैं, राइट, इन जनरल हम सोचते हैं हमारे पास इनपुट में D फीचर्स हैं, तो आपके पास D कंपोनेंट्स तो हो गए। इंटरसेप्ट इग्नोर करिए, इंटरसेप्ट अभी के लिए इग्नोर करिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, नो इंटरसेप्ट कंसीडर करिए, सिंप्लिसिटी के लिए। आसान रखते हैं डिस्कशन थोड़ा, सिंप्लिसिटी के लिए आपके इंटरसेप्ट को इग्नोर करिए। ओके, तो यहाँ पे आपके पास डी कंपोनेंट्स हैं जिन्हें आप ढूंढना चाहते हो। तो मुझे बताइए, आपके इस पार्ट को आपके डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में आप कुछ लिख सकते हो क्या? डेफिनेटली लिख सकते हो। मैं ऐसा सोच सकता हूं कि मैंने आपके डब्ल्यू वेक्टर का नॉर्म लेके स्क्वायर कर दिया है। समझ रहे हो क्या? आपके इस पार्ट को आप कैसे देख सकते हो? मैंने आपके डब्ल्यू वेक्टर का L2 नॉर्म लेके उसे स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, तो आपके इस पार्ट को मैं कैसे लिख सकता हूं वो मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले प्लस लैम्डा वैसे के वैसे लिख देता हूं, और आपके इस पार्ट को मैं कैसे लिखूंगा सर? कि मैंने W वेक्टर का L2 नॉर्म लेके मैंने स्क्वायर कर दिया है। ओके, तो आपके पास ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स फॉर्मेट में आपका कॉस्ट फंक्शन उन्होंने लिख के बताया है। ओके, आप ऐसा सोचिए कि आपके पास मैट्रिक्स नोटेशन में, मैट्रिक्स नोटेशन में आपका कॉस्ट फंक्शन उन्होंने लिख के बताया, और आपको बताया कि इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए आपका डब्ल्यू वेक्टर ढूंढिए। मतलब इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए आपका डब्ल्यू वेक्टर आपको ढूंढना है। बहुत आसान सी कहानी है। ओके, ओके, तो ये टू क्या इंडिकेट करता है सर? जो आप नॉर्म ले रहे हो, जो आप नॉर्म ले रहे हो वो आप L2 नॉर्म ले रहे हो, बस इतना सा ही, इतनी सी बात है। ओके, तो इस पर्टिकुलर कॉस्ट फंक्शन को अगर आप मिनिमाइज करते हो, डब्ल्यू वेक्टर ढूंढना चाहते हो, उसका तो आपके पास डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, हमने इसी लेक्चर में ढूंढा था। वो एक्सप्रेशन क्या है सर? एक्स ट्रांसपोज एक्स प्लस लैम्डा आई इनवर्स एक्स ट्रांसपोज फाई। यही तो आपका एक्सप्रेशन होगा। और मैंने आपको बताया था आप इंटरसेप्ट कंसीडर नहीं कर रहे हो सर। और ये आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो सर? कैसे वेरीफाई कर सकते हो? देखिए, मैं आपको इसे भी एक्सप्लेन करता हूं कि मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं है। यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं है, ये मुझे कैसे पता चला? ठीक है, ताकि कोई भी चीज आपके मन में डाउट ना रहे। आप देखिए, जिस वेक्टर का, जिस वेक्टर पे आप पेनल्टी लगा रहे हो, जिस वेक्टर पे आप पेनल्टी लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है? ठीक है, आपके इस पार्ट को आप कैसे देख सकते हो? W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर, W3 स्क्वायर अप टू WD स्क्वायर, ऐसा देख सकते हो, राइट? मतलब मैं इनडायरेक्टली बोला आपको, राइट, कि आपके W वेक्टर में W1, W2, W3 ऐसे अप टू WD आपको सोचना है, अप टू WD सोचना है। ये एक D क्रॉस 1 का वेक्टर है, राइट? और जनरली जो आप यहाँ पे पेनल्टी लगाते हो वो इंटरसेप्ट पे नहीं लगाते हो, राइट? अगर आप रिज रिग्रेशन की बात करो, आप इंटरसेप्ट पे नहीं लगाते। और ये जो W वेक्टर है, उसी W वेक्टर को आप यहाँ पे ढूंढ रहे हो। आप एक क्या करना चाहते हो सर? इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए W वेक्टर ढूंढना चाहते हो, और ये सेम W वेक्टर आप यहाँ पे बता रहे हो। तो ये जो आप W वेक्टर ढूंढ रहे हो उसका साइज तो मेरे को पहले से ही पता है, D क्रॉस 1 है। यहाँ पे जो मैं वेक्टर का साइज डिसाइड किया रहूंगा वही तो यहाँ पे मुझे लेना होगा, क्योंकि ये W, इसे भी यहाँ पे W बुलाया, इसे भी यहाँ पे W बुलाया। तो यहाँ पे आपने जो भी साइज डिसाइड किया आपके W वेक्टर का, जैसे मैंने यहाँ पे D साइज डिसाइड किया है, तो ऑटोमेटिकली इस वेक्टर का भी साइज D क्रॉस 1 ही बन गया। तो ऑटोमेटिकली मतलब है कि यहाँ पे आपने इंटरसेप्ट नहीं सोचा है सर। अगर इंटरसेप्ट सोचा होता तो यहाँ पे एक W नॉट टर्म भी होता, राइट? उससे भी तो आप ढूंढ रहे होते, W नॉट टर्म भी तो होता, उससे भी तो आप ढूंढ रहे होते। ये एग्जैक्टली यहाँ पे जो वेक्टर है वो यहाँ पे नहीं आता। इस वेक्टर में एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट मुझे दिखाई देता, पर यहाँ पे तो वो कुछ बताया नहीं गया है। वो बताया गया यहाँ पे जो वेक्टर है वो यहाँ पे यूज करो। तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि यहाँ पे इंटरसेप्ट आपको नहीं कंसिडर करना है।
ठीक है, क्योंकि रिज रिग्रेशन में हम इंटरसेप्ट पे पेनल्टी नहीं लगाते हैं। रिज रिग्रेशन एक प्रैक्टिकल एल्गोरिथम है, उसमें हम इंटरसेप्ट पे पेनल्टी नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में आपके सारे के सारे ऑप्शंस हैं। इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है सर? आपका फोर्थ ऑप्शन है। मैं होप कर रहा हूं कि आपको समझ में आई चीजें। ओके, ये क्वेश्चन कौन सा था? इसके पहले वाला फिफ्थ था, तो ये क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है जो हमने सॉल्व किया। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेवेंथ सॉल्व करता हूं। ओके, सपोज यू फाइंड दैट योर लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज अंडर फिटिंग। उसमें कुछ अंडर फिटिंग हो रहा है, मतलब वो आपके डेटा के रिलेशन को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अंडर फिटिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले यहाँ पे नोट करिए। अंडर फिटिंग का मतलब है कि आपका मॉडल टू सिंपल है, टू सिंपल है, राइट? टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स नहीं है सर। कॉम्प्लेक्स का टोटली ऑपोजिट है, काफी ज्यादा सिंपल है। इतना सिंपल तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। समझ रहे हो? हम डेफिनेटली अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग जानने वाले हैं, पर अभी के लिए समझने की कोशिश करिए। ओवर फिटिंग क्या होता है? मॉडल टू कॉम्प्लेक्स। अंडर फिटिंग क्या होता है? मॉडल टू सिंपल। ठीक है, आपका मॉडल इतना सिंपल है कि वो डेटा को प्रॉपर फिट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। इन सच सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड यू कंसिडर? तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मैं रेगुलराइजेशन तो यूज नहीं कर सकता। रेगुलराइजेशन तो मैं यूज नहीं कर सकता, क्योंकि रेगुलराइजेशन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि मॉडल को सिंपल बना सके, पर ये तो पहले से सिंपल है, इसे तो कॉम्प्लेक्स बनाना है हमें। हमें क्या करना है सर? हमें कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर सके। समझ रहे हो क्या? इंक्रीज कर सके। तो एडिंग मोर वेरिएबल्स, मतलब एडिंग मोर फीचर्स, डेफिनेटली ये एक बेहतर तरीका हो सकता है। आप एक्स्ट्रा फीचर्स अभी ऐड करने के बारे में सोचिए, क्योंकि आपने जो फीचर्स सोचे हैं वो कम पड़ रहे हैं, राइट? कॉम्प्लेक्सिटी कम होने का मतलब क्या है? कि फीचर्स कम थे। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना है तो फीचर्स ज्यादा ऐड करिए। इवन आप पॉलिनोमियल डिग्री, मतलब एक्स है, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर ऐड करिए, एक्स क्यूब एक नया फीचर ऐड करिए, एक्स पावर 4 एक नया फीचर ऐड करिए, आप सोच सकते हैं, राइट? तो बी ऑप्शन भी राइट है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, जो है मैं ये करूंगा और ये भी करने की कोशिश कर सकता हूं। इन सारे ऑप्शन में से ये दो ऑप्शंस मेरी मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। इंप्रूवमेंट एक करेक्ट वर्ड नहीं होगा। आपकी मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी कम है, आप मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए काम क्या करना है? मुझे फीचर्स बढ़ाने हैं। तो वेरिएबल्स बढ़ाने भी बोल सकते हो, या फिर पॉलिनोमियल डिग्री वाले वेरिएबल्स ऐड कर सकते हो। ओके, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपके पास एक्स पहले से फीचर है, एक्स स्क्वायर वाला एक नया फीचर खुद क्रिएट करे, एक्स क्यूब वाला एक नया फीचर खुद क्रिएट करे, एक्स पावर 4 वाला एक नया फीचर खुद क्रिएट करे। इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि आप नए नए वेरिएबल्स ऐड कर रहे हो, खुद से नए फीचर्स ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो आपका ए बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या होगा सर? ये क्वेश्चन नंबर है 8। Which of the following statement is true about outliers in linear regression? Linear regression is sensitive to outliers. ये तो मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये डेफिनेटली राइट ऑप्शन है। लीनियर रिग्रेशन इज नॉट सेंसिटिव टू आउटलायर, ये तो है ही नहीं, कांट से भी नहीं, मैं तो बोला हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लीनियर रिग्रेशन डेफिनेटली आउटलायर को सेंसिटिव है। अगर हमारे पास आउटलायर्स है तो बेटर तरीका तो यही होगा कि उसे रिमूव करके ट्रेनिंग करिए। अगर आपके पास ज्यादा ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, तो अगर कुछ आउटलायर्स दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें रिमूव कर दीजिए। पर ये रिमूव करने का भी डिसीजन आप तब ले सकते हो अगर आपके पास इनफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं। ओके, सपोज वी विश टू प्रेडिक्ट सेल्स according to given characteristics of a sold item and a sales outlet. ओके, कुछ तो दिया गया है। कंसिडर यूजिंग अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। यहाँ पे भी आपके पास एक हाइपोथेसिस दिया गया है जिसे आपको फिट करने की कोशिश करनी है। वी ट्राई डिफरेंट लॉस फंक्शंस ऑन अवर डेटा सेट। ओके,
इसे एक्चुअली कॉस्ट फंक्शन बुलाना ज्यादा बेहतर होता। मैंने बताया था राइट, ये लॉस फंक्शन कॉस्ट फंक्शन इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। मैं कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे बुला रहा हूँ। हमारे पास दो कॉस्ट फंक्शंस हैं, एक ये आपका कॉस्ट फंक्शन है और एक L2 रेगुलराइजेशन वाला रिच रिग्रेशन वाला कॉस्ट फंक्शन है। वी ट्रेन अवर लीनियर रिग्रेशन मॉडल फॉर ईच ऑफ दिस कॉस्ट फंक्शन विच गिव्स अस डिफरेंट फाइनल वेट्स, मतलब आपके पैरामीटर के वेट्स इसके हिसाब से अलग एस्टिमेटेड होके आएंगे, इसके हिसाब से अलग एस्टिमेट होके आएंगे। द कोफिशिएंट्स ऑफ ईच मॉडल्स आर शोन इन द प्लॉट्स बिलो। आपके पास दो प्लॉट्स दिए गए हैं। ओके, तो ये है वो पर्टिकुलर प्लॉट जो आपको दिया गया है। ये सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले इस पहले प्लॉट पे ध्यान दीजिए। ये क्या है सर? कोफिशिएंट जो आपका वैल्यू लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसे समझिए कि आपका पहला फीचर है, ठीक है, या आपका समझिए कि आपका दूसरा फीचर है। वैसे आप समझ सकते हो कि आपका लास्ट फीचर है, डी फीचर है कुछ तो, ठीक है। तो पहले फीचर ने जो आपके पैरामीटर का वैल्यू अचीव किया, मतलब टीटा वन का जो वैल्यू अचीव किया वो आपको यहाँ पे बताया है। आपके सेकेंड फीचर के लिए जो टीटा टू का वैल्यू अचीव हुआ है वो यहाँ पे बताया है। वैसे आप क्या सोच सकते हैं, आपका ये जो लास्ट फीचर है उसके लिए टीटा डी का पैरामीटर का जो वैल्यू आया है वो यहाँ पे आपको बताया है। मैं होप कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हो। ये क्या है सर? आपके टीटा वन एस्टिमेटेड पैरामीटर का वैल्यू। ये क्या है सर? आपके लास्ट फीचर का जो एस्टिमेटेड पैरामीटर का वैल्यू था वो है, ठीक है। मैं होप कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हो। तो आपके पास ये पहला प्लॉट है, ये दूसरा प्लॉट है, और आपको बताना है कि कौन से पैरामीटर नो रेगुलराइजेशन से आए हैं और कौन से पैरामीटर्स रिच रिग्रेशन से आए हैं। मतलब आपको बताना है कि इन दोनों प्लॉट्स में से कौन सा प्लॉट रिच रिग्रेशन का है, कौन सा विदाउट रिच रिग्रेशन का है। तो इसमें ऑटोमेटिकली आपको पता चलना चाहिए कि रिच रिग्रेशन में आपके रिच रिग्रेशन में जैसे ही आप लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 डिसाइड करोगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा? श्रिंक श्रिंकेज होगा, राइट। आपके पैरामीटर के वैल्यूज का श्रिंक दिखाई देगा। तो वो आप कौन से प्लॉट में देख सकते हो? यहाँ पे आपके पैरामीटर के वैल्यूज मैक्सिमम श्रिंक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। बहुत ही छोटे छोटे वैल्यूज ले रहे हैं। पर यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पैरामीटर के वैल्यूज बहुत हाई भी ले रहे हैं। तो ये विथ रिच रिग्रेशन है और ये विदाउट रिच रिग्रेशन है, मैं बोल सकता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर आपके सेकंड कॉस्ट फंक्शन से आया है और ये पर्टिकुलर प्लॉट आपके पहले कॉस्ट फंक्शन से आया है। क्योंकि आपका पहला कॉस्ट फंक्शन विदाउट रिच रिग्रेशन था, ये सिर्फ प्योर ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन है। ये क्या है सर? रिच रिग्रेशन वाला कॉस्ट फंक्शन है। ओके, मैं होप कर रहा हूं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में भी आप डिफिकल्टी नहीं फील करोगे। ओके, ये कौन सा क्वेश्चन था सर? क्वेश्चन 9 था ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 9 था। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं। एज्यूम वी ट्रेन अ मॉडल ऑन अ गिवन डेटा सेट। आपके पास एक डेटा सेट है जिसपे आप ट्रेन कर रहे हो। इफ वी वर टू रिमूव 50% ऑफ द सैंपल्स फ्रॉम द डेटा सेट, हमने 50% मतलब हाफ ऑब्जर्वेशंस ट्रेनिंग में के हटा दिए, एंड रीट्रेन द मॉडल फ्रॉम द स्क्रैच, द न्यू मॉडल विल बी मोर लाइकली टू ओवरफिट टू इट्स ट्रेनिंग डेटा देन द ओल्ड वन। ठीक है, तो ये डेफिनेटली होगा, राइट। ये डेफिनेटली होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप इसे इंट्यूटिवली भी सोच सकते हैं। अगर आपके पास डेटा, मतलब अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए ज्यादा हो, राइट, अगर आपके पास ट्रेनिंग डेटा सेट में ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो, ज्यादा चीजें हो सीखने के लिए, तो आपका मॉडल ज्यादा बेटर लर्न कर पाएगा, राइट। पर अगर आप उसे कम ट्रेनिंग एग्जांपल्स दोगे तो वो डेफिनेटली ओवरफिट कर सकता है। वो डेफिनेटली ओवरफिट कर सकता है। इनफैक्ट ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग में इसे हम बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग अब तक मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए मैं आपको इंट्यूटिव उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। जितना ज्यादा ट्रेनिंग एग्जांपल्स दोगे उतना ज्यादा बेटर जनरलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बाद में ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने अब तक ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग कॉन्सेप्ट देखा नहीं है। ओके,
ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 11। गिवन अ फिक्स ट्रेनिंग सेट, the training loss is never larger in the polynomial regression of degree d plus 1 than in one of the degree d where d is greater than 1। यहाँ पे क्या बताया गया है देखिए। फॉर एग्जाम्पल आपका हाइपोथेसिस 1 आप डिसाइड करते हो m1x प्लस m2x² प्लस m3x³ ये आपका हाइपोथेसिस 1 है। और आपका एक दूसरा हाइपोथेसिस है h(2), यहाँ पे m0 भी चाहिए तो आप डिसाइड कर लीजिए, इंटरसेप्ट है। आपका सेकेंड हाइपोथेसिस क्या है सर? m1x प्लस m2x² प्लस m3x³ प्लस m4x⁴ प्लस m0। ठीक है, आप इस हाइपोथेसिस को सबसे पहले यूज करके आपके पैरामीटर्स को लर्न करिए, फिर फिट करिए। तो यहाँ पे जो इस हाइपोथेसिस के हिसाब से जो आपको ट्रेनिंग में एरर आएगा, ठीक है, आपके ट्रेनिंग डेटा सेट पे जो एरर आएगा, लॉस मतलब क्या, एरर, ठीक है। और आपके इस बाद में सेम डेटा सेट को यूज करिए और इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस के हिसाब से आपके पैरामीटर्स को लर्न करिए। तो आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो भी आपको ट्रेनिंग एरर आएगा वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग एरर से। ये कॉमन सेंस की बात है, राइट। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जितना ज्यादा आप आपके मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हो उतना अच्छे से आप आपके डेटा को फिट कर पाओगे, राइट। आपके ट्रेनिंग डेटा सेट पे तो आप और अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। आपके ट्रेनिंग डेटा सेट पे परफॉर्मेंस, आपके ट्रेनिंग डेटा सेट पे परफॉर्मेंस बढ़ती है सर, इंप्रूव होती है। कैसे? जब मैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडल बढ़ाता हूं, जब मैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडल इंक्रीज करता हूं। तो यहां पे मैंने क्या किया है, h2 में, इस हाइपोथेसिस में मैंने कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज किया, राइट। यहाँ पे आप थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल तक सोच रहे थे, पर इस हाइपोथेसिस में आपने फोर्थ डिग्री तक गए हो, तो डेफिनेटली आपको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा है, तो ट्रेनिंग डेटा सेट पे परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। मतलब यहाँ पे लॉस ट्रेनिंग डेटा सेट पे कम ही दिखाई देगा, एरर कम ही दिखाई देगा यहाँ के एरर से। ये डेफिनेटली सच है, ये पर्टिकुलर कहानी डेफिनेटली सच है। ओके, ये पर्टिकुलर है क्वेश्चन नंबर 12। इसे अच्छे से रीड करते हैं। गिवन बोथ अ ट्रेन एंड टेस्ट सेट, द टेस्ट लॉस, यहाँ पे ध्यान से दीजिए, टेस्ट लॉस के बारे में बातें हो रही है, मतलब टेस्ट एरर के बारे में बात होने वाली है। टेस्टिंग डेटा पे एरर की बात होने वाली है, ट्रेनिंग डेटा पे नहीं। आपका जो टेस्ट डेटा है उसके एरर की बात यहाँ पे होने वाली है, ये ध्यान से सुनिए। बताया गया है कि आपका जो टेस्ट एरर है वो हमेशा कम होगा d+1 डिग्री पॉलिनोमियल रिग्रेशन पे आपके d डिग्री से। और यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है सर? अल्वेस। यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है सर? अल्वेस। मतलब क्या बताया गया है, जब आपके मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को आप इंक्रीज करोगे तो टेस्टिंग डेटा पे भी आपका एरर आपको कम दिखाई देगा। नहीं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया था, राइट। जहां पे मैंने बताया था कि आपके डेटा में जो आपके सामने जो ट्रेनिंग डेटा सेट है, ठीक है, वो तो एक लाइन से भी फिट हो सकते हैं, पर वहां पे आपने अननेसेसरी ऐसा कुछ तो एकदम हाईली कॉम्प्लेक्स मॉडल फिट किया था, राइट। तो अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने वाले हो तो ट्रेनिंग डेटा सेट पे तो हर ऑब्जर्वेशन को आप टच करोगे सर, पर टेस्टिंग डेटा सेट पे आप बहुत ही बुरी तरह से फंसोगे। तो ये ऑलवेज स्टेटमेंट कि मैं टेस्टिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म करूंगा, ये हमेशा सच नहीं है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये हमने एग्जाम्पल से सीखा है वैसे। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 14, फॉर रिच रिग्रेशन इफ द रेगुलराइजेशन पैरामीटर इज टू लार्ज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये हमने देखा है, अगर रेगुलरेशन पैरामीटर लार्ज होगा तो आपके कोफिशिएंट्स जीरो की तरफ टेंड्स करेंगे, राइट। लार्ज कोफिशिएंट्स विल नॉट बी पेनलाइज, नहीं, इसका तो टोटली ऑपोजिट होगा, लार्ज कोफिशिएंट को तो वो पेनलाइज करेगा, श्रिंक करेगा। मॉडल विल अंडरफिट द डेटा, डेफिनेटली आपकी मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी आप ड्रास्टिकली रिड्यूस करने वाले हो सर। अगर आप लैम्डा को टू हाई रखोगे
तो आप कॉम्प्लेक्स मॉडल से टू सिंपल मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हो, राइट? आप कॉम्प्लेक्सिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस करने के बारे में सोच रहे हो, डिक्रीज करने के बारे में सोच रहे हो, राइट? तो आप टू सिंपल मॉडल की तरफ जा रहे हो। टू सिंपल का ही मतलब है कि आप अंडर फिट करोगे आपके डेटा को, राइट? तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन करेक्ट है। द लॉस फंक्शन विल बी एज सेम एज द ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर लॉस फंक्शन। डेफिनेटली इसका टोटली ऑपोजिट होता है, राइट? जब आपका लैम्डा टेंस टू बहुत ही हाई वैल्यू होता है, ठीक है, जैसे आपका कॉस्ट फंक्शन क्या होता है सर? सम ऑफ स्क्वायर एरर प्लस लैम्डा बाई टू, और यहां पे मैं ऐसा लिख लेता हूं चाहिए तो, ठीक है, नॉर्म ऑफ थीटा स्क्वायर। जब आपका लैम्डा का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, राइट, तो मैं कंप्लीटली इस पार्ट को मिनिमाइज करते हुए अपने पैरामीटर ढूंढ रहा हूं, ऐसा बोल सकता हूं, राइट? पर यहां पे तो उल्टा लिखा है कि आपका लॉस फंक्शन ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर फंक्शन का लॉस फंक्शन बनेगा। मतलब यहां पे बोला गया है कि लैम्डा का वैल्यू जब बहुत ज्यादा हाई होगा, आपको सिर्फ इस पार्ट को मिनिमाइज करते हुए आपके पैरामीटर को ढूंढना है। नहीं, इसका तो कंप्लीट ऑपोजिट होता है। इसे तो हम इग्नोर कर सकते हैं अगर लैम्डा का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है। मैं सोच सकता हूं कि मैं इस पार्ट को मिनिमाइज करते हुए अपने पैरामीटर थीटा को ढूंढ रहा हूं, ऐसा बोल सकता हूं, राइट? तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन भी रॉन्ग है। ओके, द मॉडल फिल ओवरफिट द डेटा, नहीं अंडरफिट द डेटा बता दिया, राइट? ओवरफिट नहीं हो सकता। ओवरफिट टू कॉम्प्लेक्स मॉडल के टाइम होता है। अंडरफिट कब होता है सर? अंडरफिट कब होता है? टू सिंपल मॉडल जब होगा तब होता है। ठीक है, एक तरह से नेक्स्ट लेक्चर्स की ये ट्रेलर है एक तरह से। ओके, अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा सर? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, राइट डाउन अ क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन फॉर द ऑप्टिमल पैरामीटर w दैट मिनिमाइजेस दिस लॉस फंक्शन। हमें इस कॉस्ट फंक्शन बुलाना, इसे वापस मैं प्रिफर करूंगा। हमेशा ये इंटरचेंजेबली यूज करते हैं लोग, पर इसे मैं कॉस्ट फंक्शन ही बुलाना चाहूंगा। कॉस्ट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ n क्रॉस d मैट्रिक्स x whose ith row is xi transpose and the nth by 1 y vector whose ith entry is yi. You may assume that any relevant matrix is invertible. ठीक है, तो आपको आपके w वेक्टर का वो क्लोज फॉर्म, मतलब वो फॉर्मूला बताना है जिससे आपका w वेक्टर आप डायरेक्टली ढूंढ सकते हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका जो कॉस्ट फंक्शन है वो सिंपली क्या है सर? सम ऑफ स्क्वायर एरर है। तो यहाँ पे वो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका w वेक्टर कैसे दिखाई देता है सर? w वेक्टर ढूंढने का तरीका क्या है? x ट्रांसपोज x, w हैट x ट्रांसपोज y। उन्होंने क्या बताया देखिए, एनी रिलेवेंट मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल सोचना है। यहाँ पे मैट्रिक्स कोई दिखाई दे रहा है क्या? ये मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है सर, ये एक मैट्रिक्स होता है। तो मुझे सोचना है कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अगर ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो मैं क्या कर सकता हूं सर? इसके इनवर्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अगर इन्वर्टिबल है तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट? क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो मैं उस जो एग्जिस्ट करता है उससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओके, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा सर? ये एक मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स है मल्टीप्लाइड, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसे मैं गायब कर दूंगा। तो आपके W हैट का आपको डायरेक्टली एक्सप्रेशन मिल गया। ये कहीं दिखाई दे रहा है क्या? यहां पे दिखाई दे रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। तो यही है उसका करेक्ट ऑप्शन। ओके सर, अभी हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। इन द लीस्ट स्क्वायर linear regression setting, if we double the data matrix x, मतलब आपको अभी से क्या सोचना है सर? आपके x के जगह आपको 2x सोचना है। we double the resulting least square solution w hat, तो आपको क्या सोचना है सर? जब आप ये करोगे तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो 2 टाइम्स w hat मिलेगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आपके w hat वेक्टर का वो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेता हूं जो अभी अभी हमने डिराइव किया था। x ट्रांसपोज x इनवर्स, ओके, x ट्रांसपोज y। ओके, सबसे पहले मुझे क्या करना है सर? x के जगह
2x सोचना है, तो यहाँ पे मैं 2x लिख लेता हूँ और उसका ट्रांसपोज लिखता हूँ। x के जगह भी मैं 2x लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इनवर्स है, x के जगह भी वापस से मुझे 2x लिखना होगा और यहाँ पे ट्रांसपोज और यहाँ पे y। मैंने क्या किया देखिए, इस x के जगह 2s लिखा, इसके जगह 2x, इसके भी जगह 2x। ओके, ये 2 तो एक कांस्टेंट है जो आप डेफिनेटली इस ट्रांसपोज से बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। और आपका ये 2 यहां से भी आप बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जब 2 into 2 आप देख पा रहे हो, ये कांस्टेंट तो आप कहीं भी मूव कर सकते हो, राइट। तो आप इसे यहाँ पे लेके आओगे तो क्या बनेगा, 2 into 2 बनेगा, तो 4 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। और मुझे बताइए, इस 4 को जब भी आप बाहर निकालोगे, यहाँ पे इनवर्स है, राइट, तो मुझे डेफिनेटली 1/4 लेना होगा बाहर, मुझे डेफिनेटली 1/4 लेना होगा बाहर। अब वापस से यहाँ पे तो सिंपली ट्रांसपोज है, तो इस 2 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब लीनियर अलजेब्रा से आता है। तो आप क्या देख सकते हो, 2/4 एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई, ऐसा मुझे एक्सप्रेशन लिख के आ रहा है, राइट। इस ये कांस्टेंट है, इसे आप यहां पे लेके आ सकते हो। तो ये क्या बन गया सर, ये सिंपली बन गया हाफ, ये सिंपली बन गया हाफ। तो जो आपका ओरिजिनली जो डब्ल्यू हैट वेक्टर था उसका हाफ हो रहा है, 2 टाइम्स नहीं हो रहा है, ऐसा डबल नहीं हो रहा है, तो ये क्या है सर, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं और ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे आप डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। इसे मैं ट्रिकी क्यों बुला रहा हूं, सबसे पहले बताना चाहता हूं, क्योंकि आप इसके लिए ना थोड़ा लीनियर अलजेब्रा का आपको यूज होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करता हूं। रिच रिग्रेशंस ऑप्टिमल पैरामीटर वेक्टर डब्ल्यू हैट, जो इस एक्सप्रेशन से आप निकालते हो, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा पॉइंट xi इन x। ओके, इसे डेफिनेटली मैं आंसर करूंगा। सबसे पहले आपके सामने एक डेटा सेट बनाना चाहता हूं, आपके सामने एक डेटा सेट बनाना चाहता हूं। तो आपके डेटा सेट में मैं सोचता हूँ कि कुछ डी फीचर्स हैं, x1 x2 x3, ऐसे यहाँ पे अप टू डी फीचर्स हैं। यहाँ पे आप क्या सोच सकते हैं, एक कॉलम होगा आपके वाई लेबल के लिए भी, ओके। तो इन जनरल आप लिखने की कोशिश करिए। यहाँ पे फर्स्ट रो में आप क्या लिखते हो, पहले ऑब्जर्वेशन के बारे में लिखते हो, राइट। मतलब पहले ऑब्जर्वेशन का पहले फीचर का वैल्यू, पहले ऑब्जर्वेशन का सेकंड फीचर का वैल्यू, पहले ऑब्जर्वेशन का थर्ड फीचर का वैल्यू, इस तरह से आपके पहले ऑब्जर्वेशन का लास्ट फीचर का वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा सर, आपके पहले ऑब्जर्वेशन का वाई का वैल्यू, उसी तरह से लिखते जाइए। यहाँ पे क्या लिखोगे सर, आपके सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए पहले फीचर का वैल्यू, सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए सेकंड फीचर का वैल्यू, सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए थर्ड फीचर का वैल्यू, इस तरह से आपके सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए लास्ट फीचर का वैल्यू, और ये आपके सेकंड ऑब्जर्वेशन का वाई का वैल्यू, राइट। वैसे आपके थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए भी लिख लेता हूँ। थर्ड ऑब्जर्वेशन का पहला फीचर का वैल्यू, थर्ड ऑब्जर्वेशन का सेकंड फीचर का वैल्यू, आपके थर्ड ऑब्जर्वेशन का थर्ड फीचर का वैल्यू, इस तरह से आपके थर्ड ऑब्जर्वेशन के डी फीचर का वैल्यू, और आपके थर्ड ऑब्जर्वेशन का वाई का वैल्यू। ऐसे आप क्या कर सकते हो सर, nth ऑब्जर्वेशन के लिए भी लिख सकते हो। nth ऑब्जर्वेशन का पहला फीचर, nth ऑब्जर्वेशन का सेकंड फीचर, nth ऑब्जर्वेशन का थर्ड फीचर, ठीक है। उसी तरह से आपके nth ऑब्जर्वेशन का डी फीचर, ये आपके nth ऑब्जर्वेशन का वाई का वैल्यू। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायरेक्टली देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको इंटरसेप्ट के बारे में वरी नहीं करना है। तो यहाँ पे जब आपका एक्स मैट्रिक्स आप सोचोगे, आपका एक्स मैट्रिक्स सोचोगे, उसमें आप इंटरसेप्ट के लिए 1 वाला कॉलम नहीं ऐड करने वाले हो, ठीक है। आप ये पहला कॉलम यहाँ पे रखोगे, ये आपका दूसरा कॉलम आप यहाँ पे रखोगे, ये आपका तीसरा कॉलम आप यहाँ पे रखोगे, इस तरह से आपका ये लास्ट कॉलम, ठीक है, आपका लास्ट कॉलम आप यहाँ पे रखोगे। एक बार मैं उन वैल्यूज को यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा रिगरस आपके सामने बनाना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन में एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। ओके, जो सबसे पहले लिख लेते हैं, पहले ऑब्जर्वेशन का पहला फीचर, पहले ऑब्जर्वेशन का सेकंड फीचर, पहले ऑब्जर्वेशन का थर्ड फीचर, इसी तरह से आपके पहले ऑब्जर्वेशन का लास्ट फीचर डी फीचर। फिर आप क्या लिख सकते हो,
आपके सेकंड ऑब्जर्वेशन का पहला फीचर, आपके सेकंड ऑब्जर्वेशन का सेकंड फीचर, आपके सेकंड ऑब्जर्वेशन का थर्ड फीचर, उसी तरह से आपके सेकंड ऑब्जर्वेशन का डी फीचर। ऐसे आप लास्ट में लिखिए आपके nth ऑब्जर्वेशन का पहला फीचर, आपके nth ऑब्जर्वेशन का सेकंड फीचर, आपके nth ऑब्जर्वेशन का थर्ड फीचर, उसी तरह से आप सोच सकते हैं आपके nth ऑब्जर्वेशन का डी फीचर। तो ऐसा कुछ तो आपका एक्स मैट्रिक्स दिखाई देता है। ओके, आपके इस पूरे एक्सप्रेशन में ना, आपके इस पूरे एक्सप्रेशन में अभी मैं कुछ आपको चेंजेस करके बताना चाहता हूं ताकि हमारे लिए सेंस बन सके। ठीक है, आपके लिए कुछ लीनियर अलजेब्रा का मैं मेथड प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो वो एक्सप्रेशन कैसा था सर, डब्ल्यू हैट इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स प्लस लैम्डा आई, ओके, इनवर्स इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई। ओके, मुझे बताइए, अगर आपने डी फीचर्स सोचे हैं आपके हर एक आयत ऑब्जर्वेशन के लिए, आपने क्या सोचे हैं सर, डी फीचर्स सोचे हैं, तो आपका एक्स मैट्रिक्स का साइज क्या देखा था सर आपने, एन क्रॉस डी देखा था, राइट, आपके एक्स मैट्रिक्स का साइज। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं आपको पूछूंगा एक्स ट्रांसपोज एक्स का साइज बताइए, तो आप बोलोगे डी क्रॉस डी होगा। अगर एक्स का एन क्रॉस डी है, एक्स ट्रांसपोज एक्स का क्या होगा, डी क्रॉस डी होगा। ओके, तो मैं बोल सकता हूं कि इस ओवरऑल मैट्रिक्स का भी अगर ये एडिशन यहाँ पे हो रहा है, एडिशन यहाँ पे हो रहा है, तो इसका भी साइज डी क्रॉस डी होगा। तो इस ओवरऑल मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का जब मैं इनवर्स लूंगा, इसका भी साइज क्या होगा सर, डी क्रॉस डी ही होगा, डी क्रॉस डी ही होगा। ओके, ओके, अब एक्स ट्रांसपोज का साइज क्या होगा सर, डी क्रॉस एन होगा, क्योंकि एक्स का क्या था, एन क्रॉस डी था। ओके, वाई का साइज क्या है सर, एन क्रॉस वन है। ओके, अब मैं यहाँ पे ना कुछ लीनियर अलजेब्रा का एडवांटेज लूंगा। मैं आपके सामने क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिए। मैं आपको ना एक प्रॉपर्टी देने वाला हूं। इस प्रॉपर्टी को मैं डायरेक्टली लिख भी सकता हूं, पर मैंने सोचा कि क्यों ना आपके सामने डिराइव करे, क्योंकि आपको लीनियर अलजेब्रा भी कितना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है वो भी समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले एक एक्सप्रेशन आपके सामने लिखता हूं, एक्स ट्रांसपोज एक्स प्लस लैम्डा आई इंटू एक्स ट्रांसपोज। अभी आप इस एक्सप्रेशन को बाजू में रखिए, इस एक्सप्रेशन पे सिर्फ फोकस करिए। यहाँ पे मैं इनवर्स नहीं ले रहा हूं, ठीक है, इस एक्सप्रेशन पे सिर्फ फोकस करिए। अगर मैं बोलूंगा कि चलो अभी आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और आपके एक्स ट्रांसपोज को अंदर ले लीजिए, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं सर, एक्स ट्रांसपोज एक्स एक्स ट्रांसपोज प्लस लैम्डा आई इंटू एक्स ट्रांसपोज, राइट। आप समझने की कोशिश करिए, आपने एक्स ट्रांसपोज इसको भी यहाँ पे राइट साइड में मल्टीप्लाई किया है, इस टर्म को भी राइट साइड से मल्टीप्लाई किया, तो आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसे दिखाई देता है। ओके, मुझे बताइए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आप यहाँ से हटा 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 सकते हो, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, और आपका एक्स ट्रांसपोज यहाँ पे सरका सकते हो, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक वन की तरह काम करता है। ओके, अगर वन की तरह काम ही करता है, तो क्यों ना मैं आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख दूं, वो भी मैटर नहीं करेगा। ओके, अब मैं आपको पूछता हूँ, ये तो एक स्केलर है, राइट, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसे इन दोनों के बीच में भी तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं एक्स ट्रांसपोज लैम्डा आई। ओके, अब मैं काम करता हूँ, इस टर्म से और इस टर्म से एक्स ट्रांसपोज कॉमन ले लेता हूँ लेफ्ट साइड से, तो मैंने एक्स ट्रांसपोज कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक्स एक्स ट्रांसपोज बचा प्लस लैम्डा आई बचा। ओके, ओके, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अगर आपके एक्स मैट्रिक्स का साइज एन क्रॉस डी है, इसका साइज डी क्रॉस एन है, तो ओवरऑल मैट्रिक्स का साइज क्या बना सर, एन क्रॉस एन बना। ओवरऑल मैट्रिक्स का साइज क्या बना सर, एन क्रॉस एन बना, इस मैट्रिक्स का साइज एन क्रॉस एन बना। तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने सोचा होगा, वो भी आपने एन क्रॉस एन का ही सोचा होगा, ऐसा आप सोच सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप एडिशन करने वाले हो, राइट, एडिशन ये तब पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने एन क्रॉस एन का सोचा हो। ओके सर, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो मेरे पास अभी एक प्रॉपर्टी आ गया है, इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाले पार्ट को एज इट इज नीचे लिख दिया है।
इस पार्ट को एज इट इज यहाँ पे लिख लिया है, तो मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को बॉक्स में लिखूंगा। ये इरेज कर देता हूं। तो ये है मेरा एक्सप्रेशन जो मैंने अभी अभी आपके सामने डिराइव किया। ठीक है, इसमें भी मैं अभी कुछ चेंजेस करने वाला हूं, पर अभी मेरे पास फिलहाल ये एक्सप्रेशन है। अब ध्यान से देखिए मैं क्या करूंगा, उस एक्सप्रेशन को सबसे पहले यहां पे लिख लेता हूं। एक्स ट्रांसपोज एक्स प्लस लैम्डा आई, ओके, इंटू एक्स ट्रांसपोज, ओके, इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स एक्स ट्रांसपोज प्लस लैम्डा आई। ओके, मैंने आपके उस सेम एक्सप्रेशन को, इस सेम एक्सप्रेशन को यहां पे लिखा है। अब मैं आपको एक कंडीशन यहां पे बताता हूं। अगर आप लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 सोचने वाले हो, तो मुझे बताइए क्या ये मैट्रिक्स हमेशा इन्वर्टिबल होगा? बोल सकते हो हमेशा इन्वर्टिबल होगा, राइट? मैटर नहीं करता कि आपके एक्स मैट्रिक्स में सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, आपके इस मैट्रिक्स में हमेशा आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा सर, आइगन वैल्यू 0 मिल ही नहीं सकता। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि हाँ, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का क्या होगा सर, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ये लीनियर अलजेब्रा के प्रॉपर्टी से आता है। अगर ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो क्यों ना मैं इसी के इनवर्स से यहाँ पे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करूं? क्यों ना मैं इसी के इनवर्स से यहाँ पे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करूं? अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हो तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम टर्म। ओके, इतना पार्ट मेरे हिसाब से आप समझ गए हो। ओके, अब वापस से ध्यान से देखिए, ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स का भी इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। सेम सेम आप बातें कर सकते हैं। वैसे आपके एक्स ट्रांसपोज एक्स का एंड एक्स एक्स ट्रांसपोज का नॉन जीरो आइगन वैल्यूज सेम होते हैं सर। जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होते हैं वो सेम होते हैं, और कभी भी आपके आइगन वैल्यूज नेगेटिव नहीं हो सकते, इस मैट्रिक्स के भी और इस मैट्रिक्स के भी। तो सेम आप लॉजिक के साथ बता सकते हो कि इस मैट्रिक्स का भी हमेशा इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर इस मैट्रिक्स का भी हमेशा इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब इसके इनवर्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। कौन से मैट्रिक्स के इनवर्स से सर? इस मैट्रिक्स के इनवर्स से। मैं इस मैट्रिक्स के इनवर्स से राइट साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे भी मुझे सेम चीज करना पड़ेगा। ओके, मैं होप कर रहा हूं कि आप समझ पाए। इस मैट्रिक्स के इनवर्स से यहाँ पे और यहाँ पे भी राइट साइड में आपने मल्टीप्लाई किया। ओके, मुझे बताइए, ये मैट्रिक्स का इनवर्स और ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, देखिए ना, अगर आप इस मैट्रिक्स को, अगर आप फॉर एग्जांपल बी मैट्रिक्स बुलाना चाहते हो, तो ये क्या है? बी का इनवर्स है सिंपली। तो बी इनवर्स इंटू बी क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो ये पिक्चर से गायब कर सकते हैं हम, राइट? इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे सोच सकते हैं। वैसे ही आप यहाँ पे देखिए, अगर इस मैट्रिक्स को अगर आप ए मैट्रिक्स बुलाओगे, तो ये क्या है? सिंपली ए इनवर्स है। ये क्या? सिंपली ए इनवर्स है। तो ये भी सिंपली क्या बनेगा सर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। ये भी सिंपली क्या बनेगा? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो मल्टीप्लिकेशन में वन की तरह काम करता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो आपने अभी एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी डिराइव किया है। इस प्रॉपर्टी को मैं वापस से नीचे अच्छे से लिखता हूं यहाँ पे। एक्स ट्रांसपोज एक्स एक्स ट्रांसपोज प्लस लैम्डा आई इनवर्स इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स प्लस लैम्डा आई इनवर्स इनटू एक्स ट्रांसपोज। आपने इस प्रॉपर्टी को अभी मेरे साथ डिराइव किया है, अभी मेरे साथ डिराइव किया है। ओके, तो ये बाकी के सब कुछ चीजें हम इरेज कर देते हैं। अभी हमारा हो गया है, जिस प्रॉपर्टी को मैं डिराइव करना चाहता था वो मुझे मिल चुका है। ओके, तो ये वाला पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट? तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं इस पार्ट को, मतलब समझ रहे हो क्या? ये जो पार्ट है आपका एक्स, ये वाला जो पार्ट है, उसे मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, राइट? तो उससे ही रिप्लेस कर देते हैं। मैं उस पार्ट को कंप्लीटली इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ सर? एक्स ट्रांसपोज एक्स एक्स ट्रांसपोज प्लस लैम्डा आई इनवर्स। ओके, मैंने आपके इस पार्ट को इससे रिप्लेस किया।
इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप देखना चाहते हो ये वेक्टर आपको क्या मिलना चाहिए सर, ये वेक्टर आपको D×1 का साइज का मिलना चाहिए, राइट, D×1 का, वो आपको मिलेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, इस मैट्रिक्स का साइज क्या था सर, इस मैट्रिक्स का साइज था N×N, ये हमने देखा है। इस मैट्रिक्स का साइज क्या है सर, D×N। तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली पॉसिबल है, और रिजल्टेंट एक वेक्टर होने वाला है D×1 का। तो आपने जो कुछ भी किया है वो मैथमेटिकली सही है, लीनियर एल्जेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये एक मैट्रिक्स है N×N का, और ये एक वेक्टर है N×1 का, तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ ये एक साथ क्या होगा सर, ये भी एक N×1 का ही वेक्टर होगा, ये ओवरऑल भी एक N×1 का ही वेक्टर होगा। तो इसे मैं क्यों ना ऐसे एक वेक्टर सोच लूं, मैं इसे एक वेक्टर सोच लूं जो है N×1 का। ओके, तो मैंने क्या देखा, मैं अपने W हैट को X ट्रांसपोज इंटू N×1 का एक वेक्टर सोच सकता हूँ। ठीक है, X ट्रांसपोज इंटू N×1 का एक वेक्टर सोच सकता हूँ। ओके, तो वो सेम चीज मैं यहाँ पे अभी यूज करूंगा, इसे इरेज कर देता हूं। आपने देखा कि आपके W हैट को आप बोल सकते हो X ट्रांसपोज इंटू सम N×1 का वेक्टर है। यहाँ पे चाहिए तो एक कांस्टेंट वैल्यूज लिख लेते हैं, K1 एक वैल्यू होने वाला है, K2 एक वैल्यू होने वाला है, K3 एक वैल्यू होने वाला है, इस तरह से एक Kn वैल्यू होने वाला है कुछ, तो क्योंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा यहाँ पे। ओके, आपका X ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे दिखाई देगा सर, X ट्रांसपोज आपको सिंपली ये वाला, मतलब एक ट्रांसपोज ले ही लेते हैं ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी डॉट डॉट क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, आपका एक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे दिखाई देगा, आपका एक्स ट्रांसपोज, देखिए ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है सर, ये जो कॉलम है वो आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो मैं पहले ऑब्जर्वेशन का पहला फीचर, आपके दूसरे ऑब्जर्वेशन का पहला फीचर, इस तरह से आप लिखते जाओगे, आपके nth ऑब्जर्वेशन का आपका पहला फीचर। मैंने क्या किया सर, इस कॉलम को यहाँ पे रो बना दिया। वैसे आप क्या करोगे, इस कॉलम को यहाँ पे रो बनाओगे, पहले ऑब्जर्वेशन का सेकंड फीचर, पहले ऑब्जर्वेशन का, सॉरी दूसरे ऑब्जर्वेशन का सेकंड फीचर, दूसरे ऑब्जर्वेशन का सेकंड फीचर, इस तरह से आप सोच सकते हैं। आपके nth ऑब्जर्वेशन का सेकंड फीचर, आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर कॉलम को यहाँ पे रो बना दिया। वैसे आप इसके लिए भी कर सकते हो, आपके तीसरे, मतलब पहले ऑब्जर्वेशन का तीसरा फीचर, आपके सेकंड ऑब्जर्वेशन का तीसरा फीचर, इस तरह से आप सोच सकते हैं, आपके nth ऑब्जर्वेशन का तीसरा फीचर। ओके, मैंने क्या किया, इस कॉलम को यहाँ पे रो फॉर्मेट में लिख दिया। अब आप क्या करोगे, उस तरह से इस लास्ट कॉलम को भी यहाँ पे लिख सकते हो। एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनाता हूँ थोड़ा, लास्ट कॉलम को लिखता हूं मैं, पहले ऑब्जर्वेशन का डी फीचर, आपके सेकंड ऑब्जर्वेशन का डी फीचर, इसी तरह से आप सोच सकते हैं, आपके लास्ट ऑब्जर्वेशन का डी फीचर। तो ये है आपका एक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए, ये पहला कॉलम यहाँ पे रो बन चुका है, ये दूसरा कॉलम यहाँ पे रो बन चुका है, ये तीसरा कॉलम यहाँ पे रो बन चुका है, और ये लास्ट कॉलम यहाँ पे रो बन चुका है। इसमें मेरे हिसाब से कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अब आपको क्या करना था सर, एक्स ट्रांसपोज को सिंपली इससे मल्टीप्लाई करना था, वो भी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी में कर लेते हैं। मुझे एक्स ट्रांसपोज को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है जो है N×1 का। यहाँ पे वो वेक्टर बना लेता हूँ, K1, K2, K3, ऐसा अप टू Kn, ये N×1 का एक वेक्टर है। इस मैट्रिक्स का साइज क्या है सर, एक्स ट्रांसपोज का D×n है। ओके, तो ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ पे आपके ना पार्टीशन मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा। पार्टीशन मैट्रिक्स, मैं आपके इस बड़े से मैट्रिक्स को पार्टीशन करने के बारे में सोच रहा हूँ, आपके इस बड़े से मैट्रिक्स को इस तरह से
पार्टीशन करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी वैसे ही पार्टीशंस क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही बड़े पार्टीशंस क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, आपने इस कॉलम को एक पार्टीशन में रखा, दूसरे कॉलम को एक पार्टीशन में रखा, ऐसे आपके पास कितने कॉलम्स थे सर, एन कॉलम्स थे, तो आपने एन कॉलम्स के लिए पार्टीशंस क्रिएट किए। और यहाँ पे भी आपके पास एन एलिमेंट्स थे, तो एन एलिमेंट्स के लिए आपने पार्टीशंस क्रिएट किए। ओके, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ। मुझे बताइए, ये जो है वो क्या है, ये जो है वो क्या है, इस कॉलम के लिए मुझे बताइए ये कॉलम क्या है। तो ये मुझे दिखाई देता है पहले ऑब्जर्वेशन का पहला फीचर, पहले ऑब्जर्वेशन का सेकंड फीचर, पहले ऑब्जर्वेशन का थर्ड फीचर, इस तरह से पहले ऑब्जर्वेशन का डी फीचर। तो क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं, ये मेरा पहले ऑब्जर्वेशन है कॉलम वेक्टर फॉर्म में, राइट, ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन है कॉलम वेक्टर फॉर्म में, तो उसे वैसे लिख दीजिए ना। इस कंप्लीट पार्टीशन में ही जब आप इसे सोचने वाले हो, तो इसके जगह मैं ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकता हूँ। इस पार्टीशन को मैं पहला ऑब्जर्वेशन बुलाना प्रेफर करूंगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये क्या है सर, ये क्या है। तो वापस से देखिए, सेकंड ऑब्जर्वेशन का पहला फीचर, सेकंड ऑब्जर्वेशन का सेकंड फीचर, सेकंड ऑब्जर्वेशन का थर्ड फीचर, इस तरह से सेकंड ऑब्जर्वेशन का लास्ट फीचर। तो ये क्या है सर, आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन है कॉलम वेक्टर फॉर्म में, आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन है कॉलम वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह से आप सोच सकते हैं कि ये लास्ट कॉलम क्या है सर, आपका nth ऑब्जर्वेशन के सारे फीचर्स के वैल्यूज हैं, आपके nth ऑब्जर्वेशन के सारे कंपोनेंट्स हैं। तो ये आपका xn वेक्टर है। ठीक है, तो अभी तो आपका काम सिंपल हो गया है। अभी आप सिंपली पार्टीशन मैट्रिक्स में क्या सोचते हो सर, इन सबको एक स्केलर की तरह सोचने की कोशिश करते हो। तो इसे इससे मल्टीप्लाई करना है प्लस, इसे इससे मल्टीप्लाई करना है प्लस, ऐसे इससे इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं आपका क्या देख सकता हूं सर, आपका डब्ल्यू हैट जो वेक्टर है, राइट, ये क्या है, डब्ल्यू हैट वेक्टर है, राइट। ये जो आप कर रहे हो ये डब्ल्यू हैट वेक्टर है, राइट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो आपका डब्ल्यू हैट वेक्टर क्या है, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस इसका इसका मल्टीप्लीकेशन, ऐसे आप करते जाओगे अप टू इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, मैं k1 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं मेरे x1 वेक्टर को, मैं k2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं मेरे सेकंड x2 वेक्टर को, मैं k3 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं मेरे x3 वेक्टर को। ऐसे आप सोचते जा सकते हैं, मैं kn से मल्टीप्लाई करने वाला हूं अपने xn वेक्टर को। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा जगह जगह बना लेता हूँ सबसे पहले, ताकि आप चीजें देख सकें। ठीक है, इस पार्ट पे भी सिर्फ फोकस करिए। ये क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका पहला ऑब्जर्वेशन है, राइट। पहला ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है, पहला वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर है, ये आपका सेकंड वेक्टर है, ये आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन वाला वेक्टर है। वैसे आप सोच सकते हैं ये आपका nth ऑब्जर्वेशन वाला वेक्टर है, राइट। तो आपको क्या आपका डब्ल्यू हैट वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स आई दिखाई दे रहा है क्या, वही तो आपके एग्जामिनर ने बोला था, वही तो आपके एग्जामिनर ने बोला था कि आपका डब्ल्यू हैट वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स आई दिखाई देता है रिज रिग्रेशन में। तो वही मैंने आपके सामने प्रूफ किया, तो ये डेफिनेटली एक ट्रू स्टेटमेंट है। ये डेफिनेटली क्या है सर, एक ट्रू स्टेटमेंट है। ये पर्टिकुलर जो मैंने आपके सामने अभी डेरिवेशन किया है, ये एक एडवांस टॉपिक के लिए हम यूज करते हैं, पर वो आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी आपने इंजॉय किया होगा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैंने बस एक सिंपली पार्टीशन मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट का यूज किया, जो आपके सिलेबस में का ही पार्ट है। ऐसा नहीं बोल सकते कि पार्टीशन मैट्रिक्स मुझे आता नहीं है, लीनियर अलजेब्रा का ही आपका कॉन्सेप्ट है ये, तो आना चाहिए आपको। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, अभी आगे के क्वेश्चंस मैंने बहुत ही सिंपल रखे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफसेट डू वी यूज इन लीनियर रिग्रेशन, लीस्ट स्क्वायर लाइन फिट, मतलब आपका ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर ही। एज्यूम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे बोलते हैं सर, आपको एक्स को बोलते हैं। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आप किसको बोलते हो सर, आपके लेबल के लिए बोलते हो। तो ये पर्टिकुलर एक्सिस लेबल के लिए है, वर्टिकल, एंड ये पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपके फीचर के लिए है। तो आपको पूछा गया है कि ये जो ऑफसेट है, ये वाला आप
मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो या फिर ये वाला ऑफसेट आप कम से कम करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको पता है राइट, जैसे कि ये जो डिस्टेंस है ये आपके हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में रेसिडुअल एरर है राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इस एरर को आप एरर 1 नाम दीजिए, इस एरर को आप एरर 2 नाम दीजिए, इसे आप रेसिडुअल ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन नाम दीजिए, इसे आप रेसिडुअल ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन नाम दीजिए। तो आप क्या करते हो सर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर प्लस E4 स्क्वायर, इस पूरे पार्ट को मिनिमाइज करते हुए आपके पैरामीटर्स एस्टिमेट करने की कोशिश करते हो राइट। ये वर्टिकल डिस्टेंस आपके लिए आप कंसीडर करते हो। तो वर्टिकल ऑफसेट आपका करेक्ट आंसर है, वर्टिकल ऑफसेट आपका करेक्ट आंसर है। ऐसा पर्टिकुलर ऑफसेट ना हम पीसीए में मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। लीनियर रिग्रेशन में हम इसे इसे मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग if any is a valid cost function in a regression setting? वैलिड कॉस्ट फंक्शन कौन सा है? तो सबसे पहले हम कभी भी ऐसे डायरेक्टली एरर को सम करके मिनिमाइज करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, कोई कोई एरर पॉजिटिव आएंगे, कोई कोई एरर नेगेटिव आएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम जनरली, ठीक है, ये क्या है सर, सम ऑफ स्क्वायर एरर। ये पार्ट क्या है सर, आपका सम ऑफ स्क्वायर एरर। 1/2m क्या होगा सर, फाइनली एक पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, फाइनली एक पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। m क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ स्क्वायर एरर कॉस्ट फंक्शन के साथ काम करना प्रिफर करते हैं। पर मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं, जब आपके पास आउटलायर्स होते हैं ना, तब आप इस मॉड वाले कॉस्ट फंक्शन के साथ भी काम कर सकते हो। आपके इस कॉस्ट फंक्शन में आप क्या देख सकते हो, अंदर वाले टर्म में स्क्वायर है। तो आपका हर एक एरर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ये पार्ट आपको पॉजिटिव ही दिखाई देगा राइट। वैसे ही यहाँ पे आपने क्या किया सर, मॉड लिया, तो हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में रेसिडुअल एरर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है। तो आप, जब आपके आउटलायर्स बहुत ही सिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब आपको लगता है कि आउटलायर्स मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, आउटलायर्स मिलने के जब चांसेस होते हैं, आप इस पर्टिकुलर कॉस्ट फंक्शन के साथ भी काम करना प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। पर इसके लिए आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है सर। इस केस में आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है राइट। आपके लीनियर सिस्टम को सॉल्व करिए, आपके पैरामीटर्स आपको मिल जाएंगे। इसलिए जनरली हम इस कॉस्ट फंक्शन के साथ काम करना प्रिफर नहीं करते हैं। इवन अगर आपके पास बहुत ज्यादा आउटलायर्स हो गए, तो इवन ये कॉस्ट फंक्शन भी आपको ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। तो जनरली हम इसके साथ ही काम करते हैं। पर अगर मुझे एमएसक्यू वाला क्वेश्चन आंसर करना होता, तो मैं इसे भी टिक मार्क करता, इसे भी टिक मार्क करता। ओके, इसे मैं नहीं टिक मार्क करता, क्योंकि ये वाला पार्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पर ये वाला पार्ट हमेशा यहाँ पे स्क्वायर होने के टाइम पॉजिटिव होगा, यहाँ पे मॉड होने के कारण ये भी पॉजिटिव ही होगा हर एक आयत ऑब्जर्वेशन के लिए। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा वेर वन इनपुट x एंड वन आउटपुट y इज गिवन। मतलब एक एक्सिस x का गिवन है, एक एक्सिस y का गिवन है। व्हाट वुड बी द कॉस्ट फॉर दिस डेटा, अगर आपका ये डेटा है, इस ट्रेनिंग डेटा सेट पे क्या कॉस्ट होगा अगर आप लीनियर रिग्रेशन को यूज करोगे, ठीक है। और आपका मतलब आप समझ सकते हैं, जो आप लाइन फिट करने वाले हो वो इस फॉर्म में होगा। इसे आप मल्टीप्लिकेशन समझिए, ठीक है, या फिर इसे यहां से हटा ही देते हैं ताकि आप इसे बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लिकेशन समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली सिंपल लीनियर रिग्रेशन के रेस्पेक्ट में सोचना है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आप यहाँ पे एक लाइन फिट करने वाले हो। तो आप क्या देख सकते हो, आपके सारे पॉइंट्स एक्चुअली एक सिंगल लाइन पे आ सकते हैं, एक सिंगल लाइन पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली ऐसा एक लाइन ढूंढ सकते हो राइट। तो उस केस में आपका कोई रेसिडुअल एरर नहीं होने वाला है। तो अगर आप आपके ट्रेनिंग डेटा सेट पे, जब आपका आप जो भी आप लाइन फिट किए हो, उस W1, B पे वैल्यू, आपके पैरामीटर्स जो आपने एस्टिमेट किए हैं, उन वैल्यूज पे जब आपके कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू मेजर करोगे, आपको जीरो कॉस्ट दिखाई देगा राइट।
आप समझने की कोशिश करिए, ये सारे पॉइंट्स एक सिंगल लाइन पे है। तो जब भी आप एक लाइन फिट करोगे, यहाँ पे आप कोई एरर नहीं क्रिएट करने वाले हो, कोई रेसिडुअल एरर नहीं होगा। तो जब आप सम ऑफ स्क्वायर एरर मेजर करोगे इस मॉडल के हिसाब से, आपके ट्रेनिंग डेटा सेट पे जीरो एरर दिखाई देगा। राइट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, ठीक है। इसके बाद और भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा, पर अभी के लिए इतने क्वेश्चंस मैं रखता हूं, बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस सेट में दे दूंगा। ओके सर, थैंक यू।